नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम द्वारा रचित उपन्यास कच्ची सड़क का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। लंदन के हवाई अड्डे पर मीना ने देखा पापा का एक दोस्त उन्हें लेने के लिए आया हो। यह मेरी बेटी, इकलौती बेटी मीना। पापा ने जब मीना को उससे परिचित कराया तो वो अपने जहन में अपने नाम के साथ शर्मा शब्द हटाकर मलिक शब्द जोड़ रही थी। शायद इसलिए उसकी आंखें इतना बाहर की ओर नहीं देख सकी जितना अंदर की ओर, और उसका मुंह कुछ उतरा हुआ लगता था। पापा मीना की ओर देखते हुए कह रहे थे, यह मेरा सबसे अजीज दोस्त है, राजेंद्र गिल। पर वह राजेंद्र गिल मीना से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, बड़ी प्यारी लड़की है पर सफर में थक गई है, ऐसा लगता है। बाहर राजेंद्र गिल की गाड़ी खड़ी थी। मीना और पापा जब अपना सूटकेस रखवा कर गाड़ी में बैठ गए तो पापा ने पूछा, क्यों भाई गे, कौन सा होटल ठीक करोगे? और साथ ही कहने लगे, यह होटल शब्द पुरानी फ्रेंच के हॉस्टल शब्द से आता है। मैंने शायद तुम्हें नहीं बताया कि मेरी बेटी फ्रेंच भी जानती है। बहुत खूब, गिल ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा और गाड़ी के शीशे में से पिछली सीट पर बैठी हुई मीना की ओर देखते हुए कहने लगा, मैं तो मीना का चाचा हुआ ना। और बराबर की सीट पर बैठे मलिक साहब से कहने लगा, जनाब आपको होटल में रहना है तो आप रहें, पर हमारी बेटी होटलों में नहीं रहेगी। लंदन में चाचा का घर हो और बेटी होटलों में रहे? नहीं, ये नहीं हो सकता। गिल कह रहा था कि मीना घबरा सी गई, सोचने लगी, नहीं, जहाँ पापा रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। पर गिल कह रहा था, पहले सीधे घर ही चलिए, घर पर तो इसकी चाची और बहनें इसका इंतजार कर रही हैं। मीना के मन को कुछ तसल्ली सी हुई। वह कार के शीशे में से बाहर लंदन की सड़कों को देखने लगी। पापा भी उन सड़कों की ओर देखते रहे, फिर पीछे की ओर पिछली सीट पर बैठी हुई मीना की ओर ध्यान मोड़कर कहने लगे, पुराने ब्रिटेन में रोमन सड़कों पर सिर्फ सराय होती थीं। इंच, तुम्हें मालूम है ना, यह इन शब्द से शरारता IN इन से बना है, मतलब था भीतर जाने। बाद में INN हो गया। और गिल की ओर देखते हुए कहने लगे, न जाने क्यों मुझे सरायों का युग बहुत आकर्षित करता है। काश मैं उस युग में पैदा हुआ होता। मुझे ये कारें, शोर सब फिजूल लगते हैं। घोड़ों पर चढ़कर सफर करता, तब कुछ बात भी थी। गिल हंसने लगा, हुजूर आप अब भी बादशाह हैं, और उस समय भी होते तो न जाने क्या होते। घर पहुंचे तो पत्नी से परिचित कराते हुए गिल ने मीना से कहा, यह तुम्हारी चाची हैं, और अपनी पत्नी से कहने लगा, यह मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं मलिक साहब, और यह इनकी बेटी। घर में 2 छोटी लड़कियां थीं, पर एक बड़ी भी थी, मीना से कुछ ही छोटी। यह सुरिंदर थी, जिसे सब प्यार से सुरा पुकारते थे। वह मिनटों में मीना से हिल मिल गई। चाय का प्याला पीते हुए गिल की पत्नी ने मीना से पूछा, परसों तुम्हारे पापा का फोन आया था। हमें यह तो पता था कि तुम आओगी, पर तुम्हारी माताजी नहीं आई, उन्हें भी साथ ले आते। मीना ने कुछ परेशान सी होकर पापा की ओर देखा, और उसकी जगह मलिक साहब ने ही जवाब दे दिया, इस बार इसे सैर करा दूं, उससे फिर कभी सही। गिल की पत्नी सीधी सादी साधारण औरत मालूम पड़ती थी। जवाब में कहने लगी, बस यही आप मर्दों की अजीब बात है, खुद सारी दुनिया घुमाएंगे और सोचेंगे कि घरवाली घर के बाहर ना जाए। और अपने पति की ओर देखते हुए कहने लगी, यह भी हमें यहाँ कहाँ बुलाते थे, चाहते थे मैं लड़कियों को लेकर वहाँ गांव में ही बैठी रहूं। मैं तो बस 1 बरस हुआ लड़ भिड़ कर आ गई हूँ। अब बताओ इन्हें क्या तकलीफ है? वह शायद और भी सुख दुख की बातें करती, पर मलिक साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए, कहने लगे, चलो भाई गिल, अब हमें किसी अच्छे से होटल में पहुंचा दो। मीना भी उठने लगी तो सुरा ने मीना का हाथ पकड़कर कहा, तुम यहाँ रह जाओ हमारे पास, मैं तुम्हें बड़ी सैर कराऊंगी। मीना ने पापा की ओर देखा, वह कह रहे थे, तुम्हारी मर्जी है मीना। गिल की पत्नी मीना की बाह पकड़कर बोली, लो, अपना घर जो है, जवान जहान लड़की होटलों में क्या करे, तुम यहीं रहो जी। मीना ने फिर पापा की ओर देखा, वो कहने लगे, रह लो 2 दिन, मैं कुछ काम काज खत्म कर लूँ, फिर खाली होकर तुम्हें सैर कराऊंगा। और मीना को चुप सी फिर उसी कुर्सी पर बैठ गई जिस पर से उठी थी। गिल की पत्नी उससे बैठते समय पूछने लगी, सुनाओ तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? मीना का मन परेशान हो गया। उसे संदीप याद आया, और उसके होते उसके मुंह से यही बात निकल सकता था कि उसके कोई भाई बहन नहीं है। इसलिए कुछ परेशान सी हाथ में लिए हुए पर्स को खोलकर
उसमें ऐसे देखने लगी जैसे कि कुछ ढूंढ रही हो। गिल से परिचय कराते समय पापा ने कहा था, मेरी इकलौती बेटी। उनके मुंह से यह ठीक था, पर मीना सोच रही थी, मेरे मुंह से यह नहीं निकल सकता कि मेरे कोई भाई नहीं। गिल मलिक साहब से कह रहा था, जरा देर बैठिए, मैं फ़ोन से पता कर लेता हूँ कि किस होटल में अच्छा कमरा मिल सकता है। पर उसने शायद अपनी पत्नी की बात भी सुन ली थी। कहने लगा, अभी तुम्हें बताया जो था कि यह मलिक साहब की इकलौती लड़की है। मीना जवाब देने से बच गई। गिल बराबर के कमरे में फ़ोन करके चला गया तो मीना को पर्स में टटोलने से दवा की वह शीशी मिल गई जो उसे याद से पापा को दिन में 3-4 बार खिलानी थी। शीशी को पर्स से निकालकर उसने पापा को देते हुए कहा, पापा यह आपकी दवा। पापा को भी कुछ याद आ गया। उन्होंने जेब में से बटुआ निकालकर 30 पाउंड मीना को दिए। कहा, यह अभी रखो, फिर मैं बैंक से निकलवा कर तुम्हें और दे दूंगा। मीना ने नोट ले लिए, पर उन्हें पर्स में रखते हुए सोचने लगी, मैं क्या खरीदूंगी? जो कुछ भी खरीदूंगी उसे घर किस तरह ले जाऊंगी? उस दिन दोपहर बाद सूरा मीना को शहर ले गई। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की दुकानें मीना को चकाचौंध कराती रहीं। सूरा ने मार्क एंड स्पेंसर के अंदर जाकर कुछ नई तरह के स्वेटर और स्लैक्स मीना को दिखाए, पर मीना ने खरीदा कुछ नहीं। उसे एक अजीब बेबसी का एहसास हो रहा था। जिंदगी में पहली बार यूरोप आई हूँ, शायद आखिरी बार, पर किसी के लिए एक छोटी सी निशानी तक भी नहीं ले जा सकती। एक दुकान में अजीबोगरीब तस्वीरें थी और उनमें एक कैलेंडर था जिसमें एक सुंदर सी स्त्री इस तरह बैठी हुई थी, घुटनों के बल। उसके एक पैर का तलवा भी सामने की ओर था और सारी पीठ नंगी थी। तलवे पर साल लिखा हुआ था और सारी पीठ पर साल की तारीखें। मीना से रहा ना गया। उसने तारीफ के लिए 1 पाउंड का वो कैलेंडर खरीद लिया। सोचा चाहे यही कहना पड़े कि यह कैलेंडर उसने बम्बई में खरीदा था, पर वो इसे खरीदेगी अवश्य। और साथ ही उसे ख्याल आया कि इसी तरह मैं संदीप के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ तो खरीद ही सकती हूँ। कह दूंगी सब कुछ बम्बई से खरीदा है। सुना हुआ है कि मुंबई में स्मगलिंग की इतनी चीज़ें मिलती हैं कि दुनिया का कुछ भी खरीद लो। और मीना ने सुरा के साथ लौटकर कुछ दुकानों में जाकर कुछ स्वेटर, स्लैक्स और मफलर खरीदे। दूसरे दिन गिल चाचा से पापा के होटल का नंबर लेकर फ़ोन किया। वे कह रहे थे कि 2 दिन वह बहुत व्यस्त रहेंगे, पर मीना अब सुरा के साथ खुश थी, इसलिए वह ब्रिटिश म्यूजियम देखने चली गई। उस दिन ब्रिटिश म्यूजियम भी देखा और शाम को सुरा के साथ एक फिल्म भी देखी। अगले दिन आर्ट गैलरी देखी, चार्ल्स डिकेंस का म्यूजियम देखा और शाम को पापा को फ़ोन किया। वह कह रहे थे कि कल वह ज़रूर आएंगे और उसे वह जगह दिखाएंगे जहाँ सेब खुले में रखे जाते हैं। अगले दिन पापा आए। उस दिन गिल ने काम पर से छुट्टी ले ली थी। वह मीना, सुरा और छोटी दोनों लड़कियों को लेकर वह जगह देखने के लिए गए जहाँ शेर खुले फिरते थे। मीना के लिए वो सबसे अजीब अनुभव था। ऊंचे लोहे के तारों की जालियां अवश्य थी, पर अंदर एक पूरा जंगल फैला हुआ था जिसमें कई शेर खुले फिर रहे थे। यहाँ केवल एक आदेश था कि कार किसी जगह खड़ी न की जाए, धीमी भले ही कर ली जाए, और कार के सारे शीशे बिल्कुल बंद रखे जाएं। मीना को हंसी सी आ गई। शेर खुले फिर रहे हैं, सिर्फ मनुष्य कारों के पिंजड़ों में बंद हैं। एक शेर धीरे धीरे चलता हुआ जब धीमी गति से चल रही कार के शीशे के पास आ गया। शीशा चाहे बंद था, पर शेर की दहशत होती है। मीना ने जो पिछली सीट पर बैठी हुई थी, अगली सीट पर बैठे हुए पापा के कंधों को कस के पकड़ लिया। पापा हंस पड़े। दाहिने कंधे पर प्रेरणा के हाथ को उन्होंने अपने बाएं हाथ से दुलाते हुए कहा, माई इनोसेंट बर्ड। मीना ने कुछ रोक कर अपना हाथ पापा के कंधे से उठा लिया। कानों में खड़का सा हुआ। वहाँ दिल्ली में पापा के होटल में जब ये फ़ोन आया था, गलत नंबर था, पर उस फ़ोन करने वाले ने फ़ोन बंद करने से पहले कहा था, न्यू बर्ड, इनोसेंट बर्ड। मीना को किसी अपरिचित व्यक्ति से सुने हुए शब्द इतने बुरे नहीं लगे थे जितना पापा के मुंह से। वापसी पर सारे रास्ते मीना कुछ चुप से रही, पर गिल के घर जब गिल और पापा मीना, सुरा और छोटी लड़कियों को उतारने लगे तो मीना ने एक ओर होकर पापा से कहा, मैं यहाँ बहुत दिन नहीं रहूँगी, मेरा जी घबराता है। तुम्हें होटल में कमरा ले दूँ? पापा ने पूछा। नहीं, मैं वापस जाऊँगी। अभी तो मुझे तुमको पेरिस दिखाना है। नहीं, मैं वापस जाऊँगी। पापा कुछ और देर सोचते रहे, फिर कहने लगे, अच्छा जैसा तुम चाहो, और बटुए से 20 पाउंड निकाल कर मीना के पर्स में डाल दिया। कहा कुछ शॉपिंग कर लेना।
वीना कुछ आश्वस्त सी अंदर सुरा के कमरे में चली गई। गिल के इस मकान में नीचे 2 कमरे थे, एक बैठक, एक सोने का कमरा और लकड़ी की छोटी सी सीढ़ियाँ चढ़कर 2 कमरे ऊपर की मंजिल पर थे। एक सुरा का, एक दोनों छोटी लड़कियों का। मीना सुरा के कमरे में रहती थी। सुरा शायद गुसल खाने में थी। मीना अकेली कमरे में खड़ी कमरे की पिछली खिड़की में से मकानों के पिछवाड़े के बगीचे देखने लगी। बराबर के मकान के बगीचे में एक छोटा सा बच्चा फूलों से खेल रहा था, पर शाम की ठंड उतर आई थी और उसकी माँ उसे स्वेटर और पहनाते हुए जबरदस्ती उठाकर अंदर कमरे में ले जा रही थी। न जाने क्यों मीना को कमरे में खड़े हुए भी बड़ी ठंड लगने लगी। आर्ट गैलरी बहुत बड़ी थी। पिछली बार मीना पूरी नहीं देख सकी थी। आज उसके कहने से सुरा उसे फिर वहां ले गई। बाहर का वह चौक था जहां लोग कबूतरों को हथेली पर चुग्गा चुगवाते हैं। मीना और सुरा भी कितनी देर तक इस चौक में खड़ी रही। देखा एक छोटी सी दुकान से लोग बाजरी के दाने जैसा कुछ खरीद रहे हैं और फिर उसके कुछ दाने हथेलियों पर रख कर खड़े हो जाते हैं। कबूतर उड़ते हुए आते हैं, हथेलियों पर पंजे टिकाकर हथेलियों पर से दाने चुगते हैं और कई बार कबूतर उड़ते उड़ते लोगों के सिर पर भी बैठ जाते हैं। वहाँ फोटो खिंचाने के लिए कुछ फोटोग्राफर भी खड़े हुए थे, जिनसे लोग कबूतरों को हथेलियों पर चुग्गा चुगवाते हुए अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे। मीना का जी किया ये दाने खरीदे, कबूतरों को चुग्गा चुगवाए और एक यादगारी तस्वीर भी खिंचवाए। एक विचार हमेशा उसके सामने रहता था, क्या फ़ायदा, किसे दिखाऊंगी। इस समय भी आया पर जी नहीं माना। उसने दाने खरीदे, सुरा को भी दिए, अपनी हथेलियों पर भी रखे और जब कबूतरों के जुर्मुख ने जेल लिया उसने अपनी तस्वीर खिंचवाई। कबूतरों के पंजों का कुछ खुरदरा सा स्पर्श और उनके पंखों का कोमल सा स्पर्श उसकी हथेलियों में अभी भी एक झंझनाहट की तरह अनुभव हो रहा था। उस समय भी जब उसने तस्वीर में अपनी हथेलियों को देखा। इन्हें इस तरह हथेलियों पर बैठते हुए डर नहीं लगता? मीना ने हंसते हुए और तस्वीर को देखते हुए सुरा से पूछा। इन्हें पकड़ना मना है, इसलिए कोई नहीं पकड़ता, इसीलिए अब इन्हें डर नहीं लगता। वेरी इनोसेंट वर्ड्स, सुरा ने जवाब दिया तो मीना का ध्यान उनके जवाब से हटकर केवल अंतिम शब्दों पर टिक गया। इनोसेंट वर्ड्स अर्थों की तरह शब्द भी मासूम से थे, पर मीना की समझ में नहीं आ रहा था कि ये शब्द उसके अंदर कुछ घबराहट क्यों पैदा कर रहे हैं। वह अपने आप को समझाती रही, कल सिर्फ पापा के मुंह से यह बात निकली होती तो कोई बात नहीं, ये केवल इसलिए खामखा अजीब लग रही है क्योंकि उस दिन किसी शरारती आदमी ने उसे फ़ोन पर न्यू बर्ड कहा था। पर कहीं कुछ था जो पकड़ में नहीं आ रहा था। ये दोनों आवाज़ें, एक न्यू बर्ड कहने वाली और एक इनोसेंट बर्ड कहने वाली, कहीं किसी तरह जुड़ती हुई सी थी, पर मीना को वह जगह कहीं नहीं दिखाई दे रही थी जहाँ ये आवाज़ें जुड़ती थीं। उस शाम मीना ने घर जाकर पापा के होटल फिर फ़ोन किया, पर पापा होटल में नहीं थे। सुरा की माँ नीचे रसोई में रात का खाना पका रही थी। छोटी लड़कियां ऊपर अपने कमरे में स्कूल की किताबें पढ़ रही थीं। बैठक में सुरा आराम से बैठी हुई टेलीविज़न देख रही थी। उसके पापा का अभी अभी फ़ोन आया था कि वह रात को कुछ देर से आएंगे, पर आते समय फल और मछली लेते आएंगे। और उस छोटे से घर में वह छोटा सा परिवार बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। मीना को लगा जैसे अपने घर से आए हुए बरसों हो गए हों। सुरा ने उसे कुछ उदास सा देखा, कहा चलो एक फिल्म देखा है, साथ ही में तुम्हें ट्यूब में भी लेकर गई हूँ, चलो तुम्हें वह भी दिखाऊं। क्यों? जमीन के नीचे चलने वाली रेल। कार में या बस में जाना और बात होती है, पर जमीन के नीचे चलने वाली रेल में सफ़र करना और बात होती है। और सुरा माँ से कहकर जब मीना को लेकर पास के स्टेशन गई, मीना ने कहा सुरा फिल्म बाद में देखेंगे, पहले तुम मुझे पापा के होटल ले चलो। चलो, होटल भी पिकेडिली में है, बाद में वहीं फिल्म देख लेंगे, सुरा ने कहा और पिकेडिली के टिकट लेकर दोनों जमीन के नीचे वाली रेल से बैठ गए। पिकेडिली की रौनक ने मीना का कुछ ध्यान अपनी तरफ लगाए रखा था, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जितनी देर होटल ढूंढने में लगी। अंदर रिसेप्शन से पता किया तो पता लगा कमरे की चाबी वहाँ रिसेप्शन में ही टंगी हुई है। रिसेप्शनिस्ट कह रहा था मैसेज लिख कर रख दीजिए, राणा जी आज सवेरे से बाहर गए हुए हैं। राणा जी? शब्दों के साथ ही मीना के सिर में चक्कर सा आ गया। सुरा कह रही थी चलो पहले फिल्म देखें, शायद उतने देर में अंकल आ जाएंगे,
पर मीना का ध्यान न फिल्म की ओर था और न किसी चीज की तरफ। उसे दिल्ली में होटल के कमरे में आया हुआ और रॉन्ग नंबर याद आ गया। दिस इज अर्जेंट, गेट मी राणा जी। सूरा उसकी बाह को खींचते हुए होटल के बाहर आ गई। मीना ने कुछ संभल कर सोचा, मैं भी पागल हूँ, उस फोन की बात वो तो मैंने पापा से कही भी नहीं। क्या मालूम उन्हें कुछ लोग मलिक साहब की जगह राणा जी कहते हो और मैंने ऐसे ही रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन बंद कर दिया हो। और साथ ही मीना को ख्याल आया, अगर वो फ़ोन पापा के लिए उनके किसी के दोस्त का था तो उसने उसे न्यू बर्ड क्यों कहा था। मीना का फिल्म देखने का जी नहीं किया। दोनों कुछ समय वैसे ही पिकेडिली में घूमती रहीं। फिर होटल में आकर फिर पता किया, पर पापा अभी नहीं आए थे, तो दोनों वापस साउथ थाल चली गईं। रात को कोई 10 बजे के बाद पापा का फ़ोन आया। मीना तुम यहाँ आई थी, क्या बात है बेटी। कुछ नहीं, पहले मीना के मुंह से निकला, फिर वो अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहने लगी, हम वापस कब जाएंगे। पापा जरा चुप से रहे, फिर कहने लगे, तुम वापस जाना चाहती हो। हाँ, जितनी जल्दी हो सके। पापा कहने लगे, पर मैंने तो सोचा था यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मैं अपना चेकअप भी करवा लूँ। मीना को यह कहना और भी सोचना भी बुरा लगा कि वह पापा जो उसकी खातिर अपना इलाज भी न करवाएं और वापस चले चलें। इसलिए कुछ देर सोचती सी रही, फिर कहने लगी, आप चेकअप करवा लीजिए, शायद बहुत दिन लगेंगे, पर मैं चली जाऊंगी। मीना ने यह बात कह दी, पर लगा ठीक नहीं कहा। मन में आया, पापा क्या सोचेंगे, उन्होंने मुझे लंदन दिखाने के लिए इतना खर्च किया और मैं उन्हें अकेला बीमार छोड़कर वापस जाना चाहती हूँ। और फ़ोन में से पापा की आवाज़ सुनाई दी। वह इस तरह सोचती हुई नहीं लगती थी। वो कह रहे थे, अगर तुम माइंड ना करो, अकेली चली जाओ तो मैं परसों के लिए टिकट बुकिंग करा दूँ। मीना के मन को एक चैन सा आ गया। आवाज़ खुश सी हो गई, हाँ पापा, परसों की सीट करवा दीजिए। और फिर हंसते हुए कहने लगी, पापा, लोग आपको राणा जी भी कहते हैं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। उधर से पापा की भी हंसती हुई आवाज़ आई, लोग मुझे कई नामों से पुकारते हैं, हुजूर, सर, राणा जी, इसमें खास बात क्या है। और उस रात सोने से पहले मीना सुधा से कितनी देर तक दिलीप की बातें करती रही। आज उसका मन चैन से और दिलीप से भरा हुआ था। दूसरे दिन मीना खुश थी, इसलिए सुधा उसे एक फिल्म दिखाने ले गई। रास्ते में सुधा पूछने लगी, यहाँ एक फ्रेंच फिल्म चल रही है जिसमें वह, और सुधा ने हंसते हंसते मीना के कान में कुछ कहा। मीना हंस पड़ी, पर कहने लगी, मैं वैसी फिल्में नहीं देखूंगी, देखते हुए मुझे शर्म आ जाएगी। और सुधा से पूछने लगी, तुमने पहले देखी है। सुधा हंसने लगी, एक बार एक लड़की के साथ चोरी से देखने गई थी, घर पर माँ को नहीं बताया था। और सुधा का मुंह लाल सोगवानी हो गया। कहने लगी, पहले तो आदमियों को नंगे देखकर मेरी चीख निकलने को हो गई थी, सचमुच हुआ। और सुधा ने फिर मीना के कान में कुछ कहा। मीना का जी घिनयासा गया, कहने लगी, नहीं नहीं, मैं यह नहीं देखूंगी, पर मैंने सुना है कि स्कैंडिनेविया की फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, अगर कोई चल रही हो तो देखें। पर हमारी समझ में वह फिल्म कैसे आएगी, वह जबान तो हमें नहीं समझ आती। अगर उसके टाइटल अंग्रेजी में लिखे हो या वह अंग्रेजी में डब हो तो समझ में आ जाएगी। दोनों लड़कियों ने पूछताछ कर स्वीडिश फिल्म का पता लगाया और फिल्म देखने लगी। ये फिल्म कई जगहों पर लगातार चलती रहती है। जब किसी की मर्जी वो हॉल से उठाकर चला जाए और जब मर्जी हो फिर आ जाए। फिल्म ख़त्म होने पर फिर शुरू हो जाती है, इसलिए कोई चाहे तो कई घंटे उस फिल्म को बार बार देख सकता है। ये फिल्म अखबार में छपी एक घटना पर बनाई गई थी। खबर थी कि एक फौजी और एक सर्कस में काम करने वाली लड़की दोनों भाग गए हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही है। फौजी किसी और देश का है और विवाहित है, इसलिए न फौज की नौकरी छोड़ सकता है और न घर की बीवी को छोड़कर कहीं जा सकता है। जब वो सर्कस की उस लड़की को लेकर भाग जाता है जिसे वह प्यार करता है, तो पुलिस उसका पीछा करने लगती है। बस जितने दिन वो दोनों दुनिया से भागे हुए उस दुनिया में जीते हैं, फिल्म सिर्फ उन्हीं दिनों का विवरण की थी। मीना की आंखें भर आई जिस समय फौजी के एक दोस्त ने उन दोनों को ढूंढ लिया और लड़की को समझाया कि तुम्हारी खातिर इसने अपने देश के साथ गद्दारी की है, तुम इसे वापस इसके देश जाने दो। तो लड़की ने अपनी हथेली उसके आगे रखकर कहा, देखो, मेरी हथेली पर सारी दुनिया का नक्शा है। मेरी माँ जर्मन थी, पिता डेनिश, माँ की माँ अमेरिकन और पिता का पिता बरतानवी, और मेरे दोस्त मित्र इतालवी भी, फ्रांसीसी भी। सारी सरहदें मेरी हथेली पर बिछी हुई हैं और मुझे सारी हथेली की ज़रूरत है, सारे हाथ की। मैं उसे कहाँ जाने दूँ।
मीना को लगा सारी दुनिया उस लड़की की हथेली के नीचे आ गई थी और मीना को यह फिल्म देखते हुए फिल्म वाले जवान की जगह सारे समय दिलीप का मुंह दिखाई देता रहा। सोचती रही, मेरी हथेली में भी दिल्ली की, बम्बई की और लंदन की सारी सरहदें लकीरों की तरह पड़ी हुई हैं। ये सारे शहर और सारे देश मेरे हैं। अगर पापा लंदन है तो लंदन मेरा है, अगर दिलीप दिल्ली है तो दिल्ली मेरी है। दूर देशों की घटनाएं भी कब किसी जगह पर और कैसे दिल मिल जाती हैं। मीना जिंदगी को हैरानी के सामने पर्दे पर देखती रही और भीतर अपने मन में भी लगा हुए दोनों भी आगे आगे दौड़ रहे हैं और कानून पीछे पीछे। मैं भी दिल्ली से कितनी दूर यहाँ लंदन आ गई हूँ और एक कानून मेरे पीछे लगा हुआ है जिसे पापा कह रही हूँ। कानून उसे पापा नहीं कहने देता। और मीना को जो यकीन आज तक नहीं आया था वो अब आ गया। अगर दिलीप सचमुच मुझे प्यार करता है तो मेरे मन की हालत को जरूर समझ जाएगा। मैंने उससे जितना भी झूठ बोला है वह उसे झूठ नहीं समझेगा।